सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। और आज क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गांधी जयंती है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी आज है। और इस दिन के उपलक्ष्य पर मैं ये समझता हूं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन विभूतियों के लिए जिन्होंने इस देश की माटी के साथ जिस तरह से उन्होंने इस माटी से निकलते हुए इस देश के अतुलनीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आजादी पाने के लिए जिस संघर्ष में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई, उसके चलते हम लोग चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन जो दिशा और दशा इस देश की सुंदर बनाने में जो एक अहम योगदान दिया, मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये कामना करता हूं कि इस देश के लोगों को परमपिता परमेश्वर इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि महात्मा गांधी जी द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलते हुए हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के प्रगति में हम एक नया अपना योगदान दे सकें। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का नारा इस देश में उस समय दिया था, जब देश अभी प्रगति के रास्ते पे चल रहा था, और विकास की गाथा गाने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नींव रखी थी, उस नींव को आगे बढ़ाने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी के चलते आज देश की राजनीति जिस तरफ करवट बदल रही है और जिस तरह से छलावे की राजनीति इस देश में चल रही है, इस देश में भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति आज हो रही है। उसी उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि आज समूचे देश के लोगों को यह पता लगना चाहिए कि इस 21वीं शताब्दी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान जहां देश में कांग्रेस ने दिया है, वही प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई उदाहरण, कई मिसाल पेश करके उन्होंने एक नए तरह की राजनीति का आगाज इस देश में किया है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन विकट परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश सत्तासीन होने के बाद एक से एक आपदा इस प्रदेश पे आती रही, उसी में ये जो प्राकृतिक आपदा का प्रकोप था, उस प्रकोप में 7 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक जिस तरह से यहां एक तांडव देखने को मिला, लोगों के घर उजड़ गए, बहुत सा नुकसान इस प्रदेश में हुआ, लेकिन देश की इस राजनीति में देश की सरकार के कान पे एक जूं तक नहीं रहेंगी। जब भी यह कहा गया कि इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके प्रदेश के लोगों के पुनर्वास और उनके पुनरुत्थान के लिए जो काम करना चाहिए था, उस काम के बहाने यह कहा गया कि हमने एक केंद्रीय जांच एजेंसियां भेजी हैं जो धरातल पे आंकलन करेंगी कि कितना यहां नुकसान हुआ है, कितना यहां नुकसान के बाद हम लोगों को किस तरह से मदद प्रदेश की करनी है। उसके चलते एक बार नहीं, अब दूसरी बार टीम भेजी गई है और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बजाय यह कहना कि केंद्र सरकार यहां मदद कर रही है, ये स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मुझे तो दाद देनी है पूर्व इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी को, जिन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ ये कहा कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद प्रदेश को एक विशेष पैकेज देके लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको पुनरुत्थान के लिए मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद के नाम पे भी एक कोरी घोषणाएं और छलावा जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, वो बड़ा मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पढ़ रहा था जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 51 लाख अपनी संपत्ति में से पैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए, उस समय भी राजनीति करने से विपक्ष बाज नहीं आया। लेकिन
विधानसभा के सत्र में 3 दिन तक बहस हुआ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही जाए, लेकिन प्रदेश में जो विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक शब्द तक नहीं कह सके। और मैं अभी देख रहा था कि जब 4500 करोड़ रुपए की आपदा राहत पैकेज उन लोगों के लिए दिया गया जिनके घर तबाह हो गए, जिनके पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला अपनी कैबिनेट के अंदर लेने के बाद एक ये स्पेशल पैकेज दिया, उस पैकेज पे भी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केंद्र से जो पैसा आएगा उसी की बात यहां हो रही। लेकिन मैं साफ तौर पे ये कह देना चाहता हूं कि 400 करोड़ रुपए के 2 बार जो पैसा केंद्र से आया वो हमारे हिमाचल प्रदेश का हक था, वो दय था जो हर 3 महीने के बाद प्रदेश को मिलता है, हर प्रदेश को मिलता है। उस पैकेज के तहत वो 400 करोड़ रुपए आया, लेकिन आपदा राहत के नाम पे एक नया पैसा भी केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को कुछ दे नहीं सकती। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कहा कि हम 340 करोड़ रुपया एक उन्होंने जारी किया नेशनल हाईवेज के लिए, और कहा कि जो पैसा जारी किया गया इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाएगा। लेकिन क्या हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे अपने राज्य मार्ग हैं, हमारे जो जिला के मार्ग हैं, उन मार्गों के उत्थान के लिए, उन मार्गों को दोबारा से तैयार करने के लिए पैसे का प्रावधान फिर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल ये की, उन्होंने ये कहा कि जो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उन शिविरों में रहने वाले लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, 5000 रुपए का जो मकान है किराए पे, वो किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी, और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपया प्रति मकान प्रदेश की सरकार वहन करेगी। और ये बहुत बड़ी बात थी। जब प्रदेश में लोग परेशान थे और केंद्र ये कह रहा था कि हम पैकेज दे रहे हैं, वो पैकेज है कहां? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके इन चैनल्स के माध्यम से। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके ये जो चैनल हैं, आज ये जागरूकता के मामले में बहुत अच्छा काम आपके चैनल्स कर रहे हैं, और मेरी बात भी आप उस आम जनमानस तक पहुंचाने में बड़ी एक सकारात्मक भूमिका आपके चैनल निभाएंगे कि आज लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। हमारे लोगों के मकान गिर गए, हमारे लोगों के व्यापार खत्म हो गए, हमारे लोगों की पशुशालाएं गिर गई, लेकिन यहां मेरी माटी मेरा देश लेके एक भ्रमित करने वाला एक नया शिगुफा लेके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी घूम रहे हैं, और आज जहां जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत कुछ दे दिया। मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि 17 कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र जो गांव उन्होंने गोद ले रखे थे, आज उन गांव की आप दशा देखें, किस तरह से वो लोग आज महरूम है उन सुविधाओं से, जिन सुविधाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा था। लेकिन वो आज यहां आके सिर्फ एक बात ये करना चाहते कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जिन महात्मा गांधी को कभी तक ये लोग गालियां देते रहे, आज गोडसे की पूजा करने की ये बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान हम चलाएंगे। और आज महात्मा गांधी कैसे अच्छे हो गए? जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, महात्मा गांधी की वो जो चश्मा है उस चश्मे पे वो स्वच्छ भारत लिखते हैं। मुझे ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो दिशा, जो संस्कार, जो सामाजिक सरोकार की बातें महात्मा गांधी जी ने की थी, ये उनका 1% भी ये लोग नहीं करते हैं। ये मात्र महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल ये लोग करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको इतनी ताकत दे कि ये सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा केंद्र की सरकार रखे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि झूठ फ्रेब की राजनीति पूरे देश में हावी है, प्रदेश में हावी, और कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिस प्रदेश पे हो और उस प्रदेश में जिस तरह की आपदा यहां प्रदेश में आई, उसके ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। एक राग लाप रहे थे कि मानसून का सत्र, विधानसभा का सत्र यहां नहीं हुआ, और जब सत्र हुआ तो सत्र में वॉकआउट करना इनका धर्म था। और मैं एक और बात ये करना चाहता हूं कि आज जिस महिला आरक्षण को लेके देश के लोगों को ठगने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, वहां राज्य
सभा में और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन अभी इसको अमलीजामा पहनाने में अभी समय लगे। तो मैं अंत में आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात ही करना चाहता हूं कि जो बातें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस संजीदगी के साथ प्रदेश के लोगों के पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए जो एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो इतनी ताकत दें कि वो इस प्रदेश के उत्थान के लिए अपने जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सीमित संसाधन है, उन संसाधनों के साथ प्रदेश को और गतिशील नेतृत्व दे सकें। यही आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोई प्रश्न आपका हो तो आप विजय जी, जैसा कि आउटसोर्स कर्मचारी है 10,000, उनको कहते हैं कि निकाला गया है, बीजेपी आरोप लगा रही है। उन एक तरफ तो जब कांग्रेस ने बोला था कि हम हर साल 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे 10,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, ये क्या कहना है? बिल्कुल, आपने ये एक बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है और इस वाजिब प्रश्न का वाजिब उत्तर ये है कि अगर आपको याद होगा तो कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जिसमें 10,000 आउटसोर्स कर्मियों की जो बात हो रही है, ये वो आउटसोर्स कर्मी है। और उन्होंने बड़े खुले मन से कहा है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कि हमें इस चीज पे भी रोक लगानी पड़ेगी कि जिसकी सरकार आती है वो अपने चहेतों को, अपने खास लोगों को तरजीह देते हुए उनको आउटसोर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं स्थापित करती, लेकिन हम उनको घर नहीं भेजेंगे, ये कल उन्होंने कहा है। और उन्हीं 10,000 कर्मियों में 1,800 लोग वो हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। लेकिन लोग ये एक बात ये भूल रहे हैं कि कोरोना काल की सेवाएं मात्र एक चंद समय के लिए थी, उसमें 3-3 महीने के प्रावधान के लिए कुछ लोग रखे गए थे जिन लोगों ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलने के लिए कल उन्होंने एक आदेश दिया है चीफ सेक्रेटरी महोदय को और सभी सेक्रेटरीज को कि एक वो तय पैमाना तैयार करें और ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों के लिए हम लोग एक ठोस नीति बनाएं ताकि ये लोग घर ना जाएं, ये वापस फिर आके अपनी सेवाएं उस ठोस नीति के तहत इस प्रदेश सरकार को दे सके। उन्होंने उनका धन्यवाद भी दिया है कि जितने काल तक आपने अपनी सेवाएं दी है वो प्रदेश के चहुमुखी विकास में एक बहुत बड़ा योगदान उसका रहा है, लेकिन हम लोग एक ठोस नीति के तहत फिर वापस आपके पुनर्वास के लिए उनको दोबारा फिर से रखने के लिए उन्होंने ठोस नीति के लिए कल बात कही है। और मैं ये समझता हूं कि जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है वो इसके ऊपर अवश्य कोई कारगर कदम उठाते हुए उनको वापस अपनी सेवाओं पे बहाल करने का प्रयास करें। दादा जी, जिस तरह से आपने बात की कि राहत कोष में जो पैकेज मिला है उसमें से जो घर गिर गए हैं उनको 1-1 लाख रुपया शायद ये घोषणा हुई है, लेकिन मैं ये जनता के सवाल है कि जो एक आम कुली के लिए 100 करोड़ से ऊपर लग जाता है, क्या 1 लाख से जो गिरे हुए मकान है क्या वो बन पाएंगे? और सेकेंडली जो नेता के लिए जो आपदा जो वो रहती है भत्ता रहता है वो तो 2-2 लाख रुपया बढ़ता है, क्या ये भेदभाव नहीं है जनता और नेता के साथ? मैं समझता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं इस आपदा राहत कोष में, वो शायद बहुत से लोगों ने अभी पढ़ी नहीं, और मैं उनको क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज भी है कि मैं आम जनमानस तक आपके इन चैनल के माध्यम से वो बात पहुंचाऊं। उन्होंने ये कहा कि जिनके आंशिक रूप से मकान गिरे हैं पहले उनको मात्र 4 या 6 हजार रुपया देते थे और उसको 25 गुना बढ़ोतरी करके अगर किसी का आंशिक मकान अगर टूटा है उसको 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और जिनके मकान बह गए नए सिरे से तैयार होंगे और जिनके पास जमीन नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन देने की बात उन्होंने की है और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें 2 बिस्वा देने की बात उन्होंने की और वो सरकार जमीन देगी और उसके ऊपर उनके निर्माण के लिए सरकार ने 7 लाख रुपया प्रति मकान देने की बात उन्होंने कर दी है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि बिजली पानी का खर्चा सरकार वहन करेगी जब तक मकान बनेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 280 रुपये सरकारी रेट है सीमेंट का, बाजार में वो 435 रुपए की बोरी मिलती है, लेकिन 280 रुपए जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट पे सीमेंट मुहैया करवाया जाएगा उन लोगों को मकान बनाने के लिए जिनके मकान गिर गए हैं, जिनकी दुकानें गिर गई हैं, उनको बनाने के लिए वो
ये सारी सुविधाएं इस पैकेज के अंदर दे रहे हैं। और दूसरी बात, जिनके मवेशी मरे हैं, पहले दिया जाता था 35,000 रुपये अगर किसी का गाय या भैंस किसी की अगर मर जाती थी इस आपदा में या किसी भी प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी में, लेकिन उनको अब 55 हजार रुपया देने की घोषणा सरकार ने की है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जो बकरियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बकरियों के लिए देते थे मात्र 4,000 रुपया, अब उसके लिए 6,000 रुपया कर दिया है। तो अगर जो किसान, जो बागवान, जिनका नुकसान बागबानों को हुआ, बहुत से बागबानों के बगीचे उजड़ गए हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज बागबानों के लिए भी तैयार करने का एक एग्रीकल्चर विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को उनको जिम्मा दिया है कि उसके लिए वो काम करें। विजय जी, जैसे कि सरकारी डिपुओं में लोगों को जो राशन मिल रहा है उसमें गुणवत्ता के मामले में कमियां पाई जा रही हैं, जबकि पिछली सरकार में जो बढ़िया राशन मिल रहा था, लेकिन इस सरकार में आते ही राशन में कुछ कमियां पाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? सवाल तो बड़ा गंभीर है और इसका जवाब भी बड़ा गंभीर होना चाहिए। ये जो सस्ता राशन था, सस्ते राशन देने की कवायद हमने शुरू की थी 2006 में, जब पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी। तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने यहां जिला ऊना से ही इसकी शुरुआत की थी, शायद जून 2006 में। और उस समय ये कहा था कि सस्ता राशन हम देंगे। जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, गुणवत्ता जो फैक्ट्रीज बनाती हैं उनके सैंपल्स भरे जा रहे हैं और आपने देखा होगा पिछले महीने इतने सैंपल्स डिपो से भरे गए और उसकी एक पुख्ता जांच यहां चल रही है। लेकिन मैं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन नीति वही, उस नीति के तहत मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार में जो अधिकारी मेरी ये बात सुन रहे हैं वो भी इसके ऊपर शायद गौर देंगे। अगर कोई ऐसी बात अगर कोई उनके सामने आई है तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और इस विशेष पैकेज में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो सस्ता राशन है जिन घरों में, और एक बड़ी बात ये उन्होंने कही है कि जिन बच्चों की पढ़ाई पिछले 2-2.5 महीनों में आपदा के दौरान अगर जिन बच्चों की पढ़ाई पे रोक लगी है, जो बच्चे पढ़ नहीं सके, उनके लिए उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में एक विशेष प्रावधान के तहत उनकी अलग से क्लासेस लगाने के लिए भी सरकार ने एक आदेश पारित किया है, जिसके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को औरों के साथ बराबरी पे ला सकें।